गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पीछे जो मेरे इमेज जो चल रहा रहेगा तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इसी वेब सीरीज से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब तक अपन ने एसपी का जब अपन ने स्टार्टिंग चैप्टर्स पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अपन ने दो देखा था, ओन और ओड। तुमको अभी हमेशा यही लगते रहेगा कि मैं हमेशा ओन्ड और ओड पे ही क्यों घूमता रहता हूँ। ठीक है, उसका एक रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है, ठीक है, तुम लोग को लगेगा मैं हमेशा ओड ओन इसमें ही घूमता रहता हूँ। याद रखना, तुम्हारा पूरा जो सिलेबस है एसपी का वो उसमें ही रिवॉल्व हो रहा है, तो मैं उससे बाहर आ नहीं सकता। तो जब जब मैं कोई भी नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब जब मैं कुछ भी चालू करूंगा, तो ये दो चीज़ों का जिक्र बाकायदा होने ही। ठीक है, अब जो मैं चैप्टर उठा रहा हूँ, जो आपका तुम्हारा तीसरा चैप्टर बनता है, जो पर्टेनिंग करता है शेयर्स से। ठीक है, अब शेयर्स क्या थे, क्या रहता है उसमें, किस तरह से रहता है, वो सब चीज़ें बन जाएगी। तुमने जब ये पिक्चर देखी थी या फिर तुमने वेब सीरीज़, इसको मैं अगर मैं बाकायदा बोलूँगा तो वेब सीरीज़, तो तुमने बहुत सारे नाम का नाम सुना रहेगा। जॉबर, ट्रेडर, ब्रोकर, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हर्षद मेहता को हम लोग बुल रनर बोलते हैं, क्यों मन्नू मानिक को अपन बैर रनर बोलते हैं, बैर रनिंग में क्या होता था, इन लोग कौन लोग थे, हर्षद मेहता क्यों अंदर गया, ये सब चीज़ें वो वेब सीरीज़ में आप देखोगे तो पता चल जाएगा। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन को ये सीखने मिलेगी कि वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ट्रेडर, ट्रेडिंग रिंग, ब्रोकर, इन्वेस्टर, जॉबर हो गया है, तो ये सब जो टर्म्स आ रहे थे, तो ये तुमको मैंने एक जो मेरा जो पहला मैंने चैप्टर जो सबसे पहला मैंने जो वीडियो लिया था जो फाइनेंशियल मार्केट से पर्टेनिंग था, उसमें मैंने ये सब तुमको बता के रखा था। तो तुमको कम से कम वो आइडिया तो था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से क्यों अलग रहते हैं, ट्रेडर्स का काम क्या रहता है, क्यों हर्षद मेहता को बुल रनर बोलते थे, क्यों मन्नू मानिक को बैर रनर बोलते थे। मतलब इन लोगों का बैर का एक कार्टल था, मतलब जैसे एक बुल का कार्टल रहता था जो स्टॉक्स को सिर्फ ऊपर लेके जाता था, एक बुल का कार्टल था जो स्टॉक्स को ऊपर लेके जाता, ऊपर लेके जाता, ऊपर लेके जाता था। एक बैर का कार्टल था जो क्या करता था, स्टॉक्स को हमेशा हम लोग गिराने की पोजीशन में करते थे। ठीक है, अब बैर रनर का अगर आप देखोगे तो बैर रनर का दो बार बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जिक्र होता है। इसका बैर रनर का, तो बैर रनर का जो जिक्र होता है, एक हर्षद मेहता के टाइम पे तो होता ही है, और सेकेंड जो होता था वो रिलायंस के साथ इसका बहुत कनेक्टिविटी था। ठीक है, क्योंकि रिलायंस में अगर देखने जाएंगे तो मन्नू मानिक ने बहुत तगड़े वैसे ट्राई किया था कि जो रिलायंस के शेयर्स है उनको मैं गिराऊं। और याद रखना कि धीरूभाई अंबानी जो एक कदम आगे का सोचते थे, मतलब द वे ही यूज्ड टू थिंक फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन और सिनारियो वी कैन से इट, उनका हमेशा विजन बहुत लंबा जाता था। इवन दो पैर रनर का कार्टल होने के बावजूद भी रिलायंस को कभी कोई इफेक्ट नहीं गिरा है। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने फंडिंग से रूट किया था, किसी को बीच में खड़ा किया था, वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन थे कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा नहीं सकते थे, प्रमोटर्स मार्केट से परचेस नहीं कर सकते थे। वो बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी धीरूभाई अंबानी हैव मेक श्योर दैट उनके जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा कभी भी डूबे नहीं। तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि इवन दो बैर रनर का जो कार्टल था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बैर रनर का जो कार्टल था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऐसा बोला जाता था कि बैर रनर का कार्टल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस टाइम पे जब कंपनीज लिस्टेड होती थी, मतलब जो भी लिस्टेड कंपनीज रहती थी, लिस्टेड कंपनीज के अंदर कुछ भी उथल पुथल हो रही हो, जैसे डिविडेंड देना हो, डायरेक्टर्स को चेंज करना हो, तो वो बैर रनर का जो कार्टल इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि उनसे परमिशंस आती थी। ऐसा बहुत जगह बोला जाता है कि उनसे परमिशंस आती थी, परमिशन नहीं भी आती है, दिस इज ऑल बोलते हैं ना कि उस टाइम पे क्या आता है पता नहीं है, क्योंकि हर जन आप देखोगे तो हर जन अपना अपना व्यू दिखाएगा। तो वी डोंट नो एज सच कि एज सच कभी होता भी था, पर ऐसा बोला जाता है कि बैर रनर का कार्टल इतना था। इन लोग क्या करते थे, शॉर्ट सेल करते थे। शॉर्ट सेल करते थे मतलब क्या करते थे, इन लोग के पास स्टॉक नहीं होने के बावजूद भी उसको सेल करते थे, और जब वो सेल कंटिन्यूस बेसिस पे करते जाते थे तो याद रखना मार्केट, शेयर मार्केट कहाँ पे ना कहाँ पे डिमांड और सप्लाई पे भी चलता है। इवन दो बहुत सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर चलता है, फंडामेंटल्स उसका क्या है, फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर तो चलता है, पर कहाँ पे ना कहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है ना वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे भी अप और डाउन होते हैं। तो ये जो बैर रनर वाले थे ना, मन्नू मानिक जैसे, इन लोग क्या करते थे, सेल कंटिन्यूस बेसिस पे सेल कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, जब कंटिन्यूस बेसिस पे सेल कर रहे थे तो मार्केट में वो स्टॉक्स का लॉट बढ़ते जा रहा था,
लॉट बढ़ते जा रहा था ना, डिमांड तो थी नहीं पर सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे, तो अपन को पता है व्हेन डिमांड इज नॉट देयर एंड सप्लायर और ऑन कंटिन्यूस बेसिस, तो सीधी सी बात है जो प्राइस है वो हमेशा डाउनफॉल होती थी। मनु मानिक ने ट्राई किया था धीरूभाई अंबानी के साथ यही चीज करने का, पर याद रखना वो ड्रास्टिकली फेल हो गया था। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर हर्षद मेहता को पकड़ने में 7 दिन का भी डिले हो जाता था, मतलब ये जो स्कैम निकला था, वो जो डेट जो निकली थी, अगर ये 7 दिन के बाद भी निकलती, 7 डेज के बाद भी निकलती, तो याद रखना ये जितने भी बेयर रनर थे ना, ये दिवालिये हो जाते थे। मतलब उसका इतना था कि 7 दिन के गैप में अगर रहता, मतलब जिस दिन पे इंसिडेंस पता चला कि हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया था, अगर मान लो वो 1 हफ्ते के बाद अगर पता चलता, तो जितने भी बेयर रनर थे ना, वो दिवालिये हो जाते थे, मतलब उनका मार्केट में नाम ही नहीं रहता था। ऐसा बोला जाता है कि मनु मानिक इज अ ब्लैक कोबरा ऑफ स्टॉक मार्केट। ब्लैक कोबरा मतलब क्या है ना, ये बंदा बिलीव करता था गिरेगा तो मैं कमाएगा, ये बंदे का सिंपल फॉर्मूला था। बंदा नेवर यूज्ड टू, ये प्रोग्रेस में बिलीव नहीं करता था, ये सामने वाले जिसमें इन्वेस्ट करता था ये प्रोग्रेस में बिलीव नहीं करता था, ये उसको गिराने में बिलीव करता था। ठीक है, तो आज जब आपने देखा, आपने जब ये वेब सीरीज देखी, तो शेयर्स का तो आपको पता चल गया कि शेयर्स क्या होते थे। ठीक है, अब आज का जो चैप्टर जो मैं पढ़ाने जाऊंगा वो अपन काफी इन डेप्थ में जाएगी कि शेयर्स क्या होते थे, शेयर्स कैसे इशू होते थे, पब्लिक कब बीच में परचेस करते थे, क्या करते थे। पर याद रखना अपन ये जो चैप्टर्स अभी जो पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं पे ना कहीं पे अभी जो लेटेस्ट जितने भी इवॉल्वमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ पे ना कहाँ पे इनकलकेट नहीं हुए हैं। पहले अभी जैसे मैं जैसे जैसे चैप्टर्स को मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, तो बहुत सारी जगह पे पहले क्या होता था कि पहले आपसे पूरा पैसा नहीं मंगाते थे शेयर्स, पहले आपसे पूरा पैसा नहीं मंगाते थे, आपके पास पार्ट में पैसा मंगाते थे। पर आज की तारीख में ये सब सिचुएशंस नहीं रही है, आज की तारीख में आपसे पूरा का पूरा पैसा मंगा अंटिल अनलेस आपका अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऐसा अपन को इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन जो मेन जो भी चीज़ देखते हैं अपन वही कंपनी से देखते हैं, 2000 लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब जाके आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो शेयर्स के बारे में आपने जितना भी ये वेब सीरीज में जितना भी आपने थोड़ा बहुत भी देखा था, ये वेब सीरीज में आपने जो कुछ भी समझा था, अभी इसको एक स्टेप अहेड लेके जाते हैं। मतलब तुमको पता चल गया शेयर्स क्या था, अब हम यहाँ पे बताएंगे, अब ये जो चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं, शेयर्स में ऐसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब तुमको ये चीज़ समझा, तो यहाँ पे जब अपन ये जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो याद रखना है चैप्टर है ना तुमको लाइफ लॉन्ग तक याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है ना वो तुम्हारे अकाउंट्स के 12th में जो तुम्हारा अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स, वहाँ पे तो आएगा ही आएगा। इवन इफ आपका 13th 14th 15th ग्रेजुअली जैसे जैसे अब आपका बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे आप जब कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, कौन सा कंपनी फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाते हो, तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से पता है ना, तो यू कैन जज इट आउट कि ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ में अगर ये जब चैप्टर चालू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था, आपको याद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे क्लॉजेस होते थे, तो उसमें से एक जो क्लॉज था ना कैपिटल क्लॉज, वो कैपिटल क्लॉज का कनेक्शन यहाँ पे एक जो आपका क्लॉज था कैपिटल क्लॉज, अगर गलती से भी आपको अगर याद नहीं है, तो आपके 11th स्टैंडर्ड में एसपी में जाना, एमओ और एओए का एक चैप्टर है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि एमओए में कितने क्लॉजेज रहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, स्टेट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। तो ये जो जितने भी क्लॉजेज है ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस है। अपन क्या वहाँ पे तो पढ़ते हैं नहीं, अब जाके अपन को पता चलता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वहाँ पे जो कैपिटल क्लॉज था ना, कैपिटल क्लॉज का डायरेक्ट कनेक्शन ये वाले चैप्टर में बैठता है। ठीक है, अब इसके पहले एक चैप्टर मैंने अपलोड किया था, चैप्टर वॉज पर्टेनिंग टू डिविडेंड। अब डिविडेंड किस पे मिलता है आपको तो पता ही था, शेयर्स पे मिलता था। कौन से शेयर्स पे मिलता था? आइदर दैट शेयर कैन बी इक्विटी शेयर्स और इट कैन बी एन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब ये वाले चैप्टर में अपन इश्यू ऑफ शेयर्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेगा? अपन इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स ये अपना टॉपिक है, 3rd चैप्टर विच इज ऑफ एन एसपी। ये बहुत सारी जगह पे, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एसपी स्टूडेंट्स के लिए काम आता है। अगर एक किसी बंदे को अगर शेयर मार्केट में अगर एंटर करना है, अगर इसी को अगर कुछ चीज़ें समझनी है, तो ये चीज़ें वहाँ ये चैप्टर से भी समझ सकता है। ठीक है, अब इश्यू ऑफ शेयर्स में जब मैं आ जाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था मैं हमेशा ओन और ओड कैपिटल में मैं हमेशा घूमते रहूँगा। याद रखना, जब तक मैं करस्पॉन्डेंस चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है आपका जब तक करस्पॉन्डेंस चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये 2 टर्म्स हर चैप्टर में मैं यूज़ करने वाला हूँ।
ठीक है। आज जो अपन जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो ओन्ड कैपिटल, वो जो क्या है ओन्ड कैपिटल का दो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। याद रखना ये इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेटेड पार्ट, ठीक है। अब ये चैप्टर चालू करने से पहले याद रखना मेरे शेयर कैपिटल का ना क्लासिफिकेशन है। क्या है मेरे शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन? अब शेयर क्या था आपको पता है, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। मतलब क्या था, शेयर क्या है, एक शेयर है मतलब हिस्सा, किसमें, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में। क्या है, शेयर्स क्या है, शेयर है। शेयर मतलब क्या, वो हिस्सा है, किसका हिस्सा है, शेयर कैपिटल का हिस्सा है। और वो जो हिस्सा है, जो शेयर कैपिटल का जो हिस्सा है, और जो एक एक जो वो हिस्से को परचेस करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयर होल्डर्स बोलता हूँ। उसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयर होल्डर्स बोलता हूँ। और वो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी रहते हैं। क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आ रहे हैं। याद रखना मैं शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ये दो टर्म यूज कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर सेम, members and shareholders are the same, but there are certain situation whereby a members and shareholders both are different। ये याद रखना, ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बहुत काम आएगी। याद रखना, तुमको एक यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज बैठी हुई मिलेगी, तब तुम मेरे को याद करोगे कि सर ने ये चीज बोला था। याद रखना, many times shareholders and members are same, but there are certain exceptional situations whereby a member एंड शेयर होल्डर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ये कब आएगा, मैंने आपको जब डिविडेंड का चैप्टर था, डिविडेंड के चैप्टर में आप जाओगे तब पता है बुक क्लोजर रहता था, तो बुक क्लोजर से रिलेटेड है। तब मैं आपको वापस से, जब अगर ये चैप्टर के एंड तक जाएंगे तब तक ये मैं आपको बता दूंगा वो दोनों अलग क्यों थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन चालू करते हैं तो क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, तुम समझ लो कि शेयर कैपिटल को क्लासिफाई कैसे होता है, शेयर कैपिटल क्लासिफाई कैसे होता है। अगर ये तुमने ये समझ लिया, इसके बाद अपन जाएंगे कि एक बार शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया तो जो इश्यूड कैपिटल है, मतलब उसमें जो एक पार्ट है इश्यूड कैपिटल है, जो इश्यूड कैपिटल का पार्ट है वो मैं पब्लिक में इश्यू कैसे करता हूं उस पर मैं आ जाऊंगा। उसमें आईपीओ है, एफपीओ है, मैं मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को किस वे में देता हूं, मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस वे में देता हूं, ये सब वहां से कनेक्टिंग आपको समझ जाए, ठीक है। अब जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है क्लासिफिकेशन, मतलब जो मेरा शेयर कैपिटल था, जो मेरा पूरा सर्कल था, अब मैं उसको क्लासिफाई करूंगा। अब मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा, याद रखना आपके बुक्स में है ना, इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 3 पेजेस। अपन यहां पे आराम से इसको समझेगा और आपको हर एक चीज आपको इन डिटेल आपको समझ जाएगी, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ना, सबसे पहला वाला, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता हूं उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला वाला पॉइंट है ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये ऐसा कैपिटल है जब मेरी कंपनी फॉर्म होती है, और जो मेरे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है वहां पे मैं बताता हूं कि मैं मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकता हूं कंपनी से, जनरल पब्लिक से या फिर पब्लिक से या फिर मेरे डायरेक्टर्स से या फिर मेरे प्रमोटर्स से या फिर मेरे रिलेटिव्स से, मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट तक मैं कैपिटल रेस कर सकता हूं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। इन फॉर्म ऑफ शेयर्स कभी भी याद रखना, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स बोल रहा हूं, मतलब यहां पे मान लो कि मैंने मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल रखा हुआ है 1 लाख रुपए, मैंने मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना रखा हुआ है 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए को मेरे को बताना पड़ेगा कि वो 1 लाख का जो कुछ हिस्सा है वो हिस्से का वैल्यू क्या है। इट कैन बी रेंजिंग बिटवीन 1 रुपीज टू 10 रुपीज, इट कैन बी रेंजिंग बिटवीन टू 1 रुपीज एंड 10 रुपीज। मतलब वो जो 1 लाख का जो शेयर कैपिटल था उसका एक हिस्सा जो मैं बोलूंगा वो एक हिस्सा 1 रुपए का रहेगा। अब वो 1 रुपए का रहेगा कि 10 रुपए का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। और वो जो 1 या फिर 10 रुपए है वो जब मैं परचेस करूंगा तो वो एक एक शेयर परचेस करूंगा। मैं क्या है, एक एक शेयर परचेस करूंगा। शेयर कैपिटल को ब्रेक किया शेयर्स में, और वो जो शेयर्स है उसका 1 रुपया हो सकता है या फिर 10 रुपया हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कंपनी बोलती है कि नहीं भाई एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो ऐसे कितने शेयर रह गए 10,000 शेयर रह गए जो 10 रुपए के हैं, जो मेरा शेयर कैपिटल कितना बन गया 1 लाख रुपया बन गया। समझा कुछ? मतलब मेरे पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 क्या है शेयर्स है, जो एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया है। जब मैं 10,000 शेयर को मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं और जो 1 लाख रुपया बनता है, दैट इज माय ऑथोराइज्ड कैपिटल, दैट इज माय ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल समझा, ये किसमें आपको मिलता है एमओए में मिलता है, कैपिटल क्लॉज किसमें मिलता है आपको एमओए में, कैपिटल क्लॉज में मिलता है कि मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स either from public or from my directors
और द रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स मैं उनके पास से रेस कर सकता हूं, किसमें? इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये चीज समझा? ठीक है। अब एग्जाम्पल से अपन ने चालू किया था, ठीक है, तो अपन वही एग्जाम्पल रखते हैं। तो अपन ने क्या किया, 1 लाख रुपीज, कितना है? 1 लाख रुपीज। इसका ब्रेकअप क्या था? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब याद रखना, 10 को बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ के रखना है। 10 आगे जाके बहुत काम आएगा और ये 10,000 भी आगे जाके बहुत काम आएगा। ये दोनों टर्म्स आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अब मैं 1 लाख रुपए रेस कर सकता हूं। 1 लाख रुपए में क्या कर सकता हूं? मैं रेस कर सकता हूं, पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अभी मेरे को 1 लाख रुपए रेस नहीं करना, अभी मेरे को सिर्फ 80,000 रुपए रेस करना है। कितना? 80,000 रेस करना है। तो मतलब मेरे जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से मैं जो इशूड करवा रहा हूं, वो जो मैं इशूड करवा रहा हूं, वो कितना करवा रहा हूं? सिर्फ 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए मतलब कितना हो गया? सिर्फ 8,000 शेयर्स। मतलब ये जो 10,000 था ना, ये जो 10,000, अब ये 10,000 का ब्रेकअप क्या हो गया? अब ये 10,000 का ब्रेकअप क्या हो गया? ये ब्रेकअप 2 वे में हो गया। ये 10,000 का ब्रेकअप क्या हो गया? 2 वे में हो गया। अभी इसमें क्या था? इशूड और अनइशूड। मैं इशूड कितना करवा रहा हूं? सिर्फ 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब मैंने अनइशूड अब तक कितना रखा हुआ है? 2,000। क्या ये मैं फ्यूचर में इशूड करवा सकता हूं? यस। लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में जब भी मेरे को फंड्स की जरूरत गिरेगी, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में जब भी मेरे को फंड्स की जरूरत गिरेगी, ये 2,000 शेयर्स मैं वापस से जाऊंगा मार्केट में। वो मार्केट में बोलूंगा भाई मैं मार्केट में थ्रू एफपीओ, याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही एक बार इनिशियल ऑफर और पब्लिक ऑफर कर चुका हूं मैं। मतलब यहां पे याद रखना, मैं लिस्टेड कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर प्राइवेट लिमिटेड रहेगी, जो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सबका सब अलग अलग रहता है। अभी फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पहला जो आईपीओ आया था उसमें आपने सिर्फ पब्लिक से 8,000 शेयर्स के लिए ही डिमांड किया था। मतलब आपके 8,000 शेयर्स जा चुके हैं आपके पास है, अभी भी 2,000 बचा है। अब इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में जब भी आपको फंड्स की जरूरत गिरेगी, आप वापस से पब्लिक के पास ये बोलोगे कि देख भाई मेरे पास 2,000 शेयर्स है, पब्लिक इंटरेस्टेड है, पब्लिक आपके वापस से 2,000 शेयर्स खरीदेगी और आपको 20,000 रुपए दे देगी, ठीक है। पर इसमें भी क्वेश्चन रहेगा, क्या सर ये ऑथोराइज कैपिटल जो है, क्या मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं? यस, ऑथोराइज कैपिटल को मैं इंक्रीज कर सकता हूं। देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। मतलब कंपनी सेक्रेटरी फॉलो करेगी, बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल्स होता है, फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल्स रहती है। ये सब अप्रूवल्स करने के बाद एक पूरा प्रोसेस है, पूरा अलग से ही प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार एमओए में जब मेरा एमओए बना था तब मैंने डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए मेरा शेयर कैपिटल रहेगा, तो क्या लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के लिए 1 लाख रुपए रहेगा? नहीं, इट कैन बी चेंज्ड। मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको इश्यूड समझ गया, अनइश्यूड समझ गया। अब इश्यूड तो मैंने कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, मेरे 8,000 शेयर्स थे, मैं ऐसा गया और मैंने हाथ में पकड़ के मैं खड़ा हो गया कि भाई मेरे को मेरे 8,000 शेयर्स बेचने, मतलब कंपनी है, कंपनी ने ऐसा 8,000 शेयर्स पकड़ा और बोला ये बेचने का मेरे को, ठीक है। अब इसमें से हो सकता है कि वो 8 के 8,000 शेयर्स चले जाए या फिर वो 8 के 8,000 शेयर्स जाए नहीं। 3 सिचुएशन होती है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो 3 सिचुएशन होती है। एक अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और एक सब्सक्रिप्शन एट पार होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने पब्लिक को 8,000 शेयर्स के लिए बोला था कि तुम 8,000 शेयर्स खरीदोगे, उसमें से सिर्फ 7,000 शेयर्स पब्लिक ने, मतलब 7,000 लोगों ने ही एक शेयर्स के लिए डिमांड किया है। तो मतलब मैंने पब्लिक के लिए कितना शेयर्स रखा था? 8,000, पर जबकि पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया? 7,000। तो 1,000 अभी भी सब्सक्राइब नहीं हुआ ना, उसको मैं बोलता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन। उसको मैं क्या बोलता हूं? अंडर सब्सक्रिप्शन। याद रखना 15th में, TYBF के 15th में एक चैप्टर आता है इश्यू ऑफ शेयर्स से पर्टेनिंग, जहां पे कंडीशंस मेंशन रहती है कि कितने एक्सटेंट तक अगर तुम्हारे शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं तो ही वो तुम्हारा आईपीओ सक्सेसफुल होगा। अगर तुम्हारा वो जो परसेंटेज, आई थिंक सो इट इज 90% और समवट, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो पूरा का पूरा। अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना, तो आपने जो जनरल पब्लिक से पैसा लिया था, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, पता है, अंडर राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर राइटर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट,
ये वाले में तुमको मैंने एक अंडर राइटर्स के बारे में बताया था। तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ एन अंडर सब्सक्रिप्शन, वो जो आईपीओ उसको मेरे को सक्सेसफुल करना है, तो अंडर राइटर्स क्या बोलते हैं कि जितना टू दैट एक्सटेंट बार जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको हम सब्सक्राइब करेंगे, जिसका उनको अंडर राइटिंग कमीशन भी मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या किया, मेरे पास 8000 शेयर्स थे, मैं 8000 पब्लिक के पास गया। मैं किसके पास गया, 8000 पब्लिक के पास गया, और मैंने पब्लिक को बोला कि आप शेयर्स खरीदोगे। ठीक है, उसमें से 7000 लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग खरीदेंगे। तो जो 1000 बचा ना, 1000 दैट इज एन अनसब्सक्राइब, मतलब वो 1000 शेयर्स को सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला है। तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। एट पार मतलब 8000 शेयर्स लेके गया, 8 के 8000 पब्लिक ने एक एक शेयर्स ले लिए, तो ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन एट पार। अब क्या हो गया, मैं 8000 शेयर्स लेके गया था 8000 पब्लिक के लिए, पर पब्लिक जो थी वहां पे डिमांड करने वाली वो 10,000 हो गई। मतलब 10,000 पब्लिक मिलके 8000 शेयर्स के पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्या हो गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब क्या हो गया, मेरे पास है तो 8000 की क्वांटिटी, मेरे पास कितने की क्वांटिटी है, 8000 की क्वांटिटी है, पर जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए बैठे हो 10,000 बैठे हुए। यहां पे मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि एक बंदे को मैं एक ही शेयर दूंगा, एक बंदे को मैं एक ही शेयर दूंगा, जो गलत बात है। पब्लिक को जितना चाहिए उतना सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, एफएफआईज रहते हैं, उसमें बहुत सारी टर्म्स है जो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं खरीद पाते। उनका जो एक लॉट रहता है वो मैक्सिमम 15,000 का रहता है, 15,000 से एक्सीड नहीं हो सकता उनका एक लॉट। जो एक लॉट जो बनता है, मतलब एक लॉट का मतलब क्या होता है कि उनके पास जो बंडल ऑफ शेयर्स है, मतलब बंडल ऑफ शेयर्स है, उसमें वो 15,000 से ज्यादा ले नहीं सकते। मतलब एक जो लॉट बनेगा, जैसे मान लो कि मेरा एक शेयर अगर 10 रुपए का, एक शेयर मेरा अगर 10 रुपए का है, तो वो जो बंडल जो बनेगा, वो जो शेयर्स का जो बंडल बनने वाला, मतलब एक जो लॉट बनेगा, बट बंडल बोलना भी गलत हो गया, मैं जो एक लॉट बोलूंगा, लॉट 15,000 के रुपए तक का ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। मैक्सिमम कितने रुपए का लॉट, 2 लाख का एक लॉट 15,000, मैक्सिमम लॉट का वैल्यू कितना हो सकता है, 2 लाख। किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि मैं 8000 शेयर्स थे मेरे पास शेयर्स कितने थे, 8000 थे, पर वहां पे जो पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन के लिए खड़ी थी वो 10,000 पब्लिक थी। तो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मेरा क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन में आप बोलोगे सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो अपन शेयर्स किसको देंगे, पहले ना प्रो रेटा बेसिस चलता था। पहले क्या चलता था, प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस मतलब अगर मान लो कि अगर मेरा प्रो रेटा बेसिस था 4:1 का, अगर मेरा निकलता है, मेरा प्रो रेटा बेसिस निकलता है 4:1 का, तो याद रखना जिसने 4 लॉट अप्लाई किए थे उनको सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। जिसने 8 लॉट अप्लाई किया था उसको सिर्फ 2 लॉट मिलेगा। जिसने 12 लॉट अप्लाई किया था उसको सिर्फ 3 लॉट मिलेगा, और जिसने 1 लॉट अप्लाई किया था उसको एक भी नहीं मिलेगा। उसको क्या है, उसको एक भी नहीं मिलेगा। अब लॉटरी सिस्टम निकलती है सीधी। 10,000 पब्लिक थी ना, 10,000 का एप्लीकेशन खड़ा कर दिया, जिस जिसका एप्लीकेशन पुल किया, जिसका नाम है उसको शेयर्स मिल जाएगा। जैसे ही 8,000 हुआ खत्म, बाकी के 2,000 को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने जो भी पैसा दिया था वो रिटर्न हो जाएगा। पहले ऐसा होता था, पहले आपके पास से एप्लीकेशन मनी लेते थे, वो एप्लीकेशन मनी के साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता था। एप्लीकेशन फॉर्म के डिपेंड्स, अगर वो अंडर सब्सक्राइब्ड है तो सबको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन एट पार है तो भी सबको मिलेगा, पर अंडर सब्सक्राइब्ड है तो जो कंडीशन था 90% वो वाला फुलफिल होना चाहिए, वरना आईपीओ कैंसिल, सबके पैसे रिटर्न दे दो आप। ठीक है, और इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ एन ओवर सब्सक्रिप्शन लॉट निकलता है। क्या निकलता है, लॉटरी सिस्टम के थ्रू निकलता है। जिसका नाम आया उसको शेयर्स मिलेगा, और जिसका नाम नहीं है तो उसके पास से जो मैंने एप्लीकेशन मनी लिया था वो मेरे को रिटर्न करना पड़ता था। रिटर्न करने की भी डेज से, अगर वो रिटर्न नहीं किया विद इन सो एंड सो डेज तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता था। इतना सारा था। अब क्या हो गया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एसबा। अब क्या होता है, जैसे ही आपने शेयर्स का एप्लीकेशन किया हुआ है, तो जो भी मेरा इश्यू प्राइस है, एक फ्लोर प्राइस रहता है, कैप प्राइस रहता है। एक क्या रहता है, फ्लोर प्राइस रहता है, और एक कैप प्राइस रहता है। तो मैं जो भी फ्लोर प्राइस या फिर कैप प्राइस के बीच में जो भी मैं अमाउंट है वो सिलेक्ट कर सकता हूं। मैक्सिमम टाइम पे वो कैप प्राइस पे ही जाता है, फ्लोर प्राइस पे कभी नहीं जाता। तो टू द एक्सटेंट ऑफ कैप प्राइस, जितना भी मेरा एक लॉट का वैल्यू है, मैंने जितना भी लॉट एप्लीकेशन में डाला है, जैसे मैंने अगर एक लॉट डाला है तो एक लॉट का मैक्सिमम वैल्यू इट कैन बी 15,000 ओनली, 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक लॉट का जितना पैसा है ना वो मेरे बैंक अकाउंट में ही रहेगा, पर वो मेरे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा, मतलब मैं उसको यूज नहीं कर सकता। वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अभी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद ये क्या होता है, जब भी मेरे शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, अगर इन केस अगर मेरे को शेयर्स लग गए,
इन केस अगर मेरे को शेयर्स लग गए तो याद रखना वो जो मेरा ब्लॉक्ड अमाउंट है ना वो ब्लॉक हटेगा और वो पैसा सीधा का सीधा मेरे अकाउंट से डेबिट होकर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इन केस अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, इन केस अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो मेरा पैसा जो ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक्ड हो जाएगा और वो पैसा मैं यूज कर सकता हूं। मतलब रहेगा तो मेरे पास ही पैसा रहेगा। मतलब जब आप एप्लीकेशन करते हो, जब आपने एप्लीकेशन किया और जो आपका पैसा ब्लॉक होता है ना तो आपके पास दो बैलेंस दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? दो बैलेंस दिखेगा, एक अनक्लियर में रहेगा और एक क्लियर में रहेगा। ठीक है, अगर आपको शेयर्स लग गए, आपका अलॉटमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाए, मतलब आपको अलॉटमेंट मिल गया, आपको शेयर्स के अलॉट हो गए हैं, तो याद रखना वो पैसा आपके अकाउंट से सीधा बाहर निकल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो शेयर्स में जो आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो जाएगा। अभी ये अभी के सिचुएशन में ऐसा होता है। पहले क्या होता था? पहले एप्लीकेशन मनी दो, अलॉटमेंट बोला, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये सब चलता था। अब ऐसे कॉल वॉल का सिस्टम नहीं है, अब सीधा का सीधा एक साथ पैसा देना पड़ता है आपको पूरा का पूरा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है। ये पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या किया? सब्सक्रिप्शन आपको समझ गया, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में भी कैसा था? अब ये जो सब्सक्राइब के नीचे जो मैं बोल रहा हूं ना, कॉल्ड, अनकॉल्ड और रिजर्व, कॉल्ड, अनकॉल्ड और रिजर्व, ये पहला होता था। मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो मेरा 10 रुपीज का शेयर था, मेरा कितने का शेयर था? मेरा 10 का शेयर था। ठीक है, मेरा कितने का था? 10 का शेयर था। तो ठीक है, मैंने एप्लीकेशन मंगाया 2 रुपया। एप्लीकेशन कितना मंगाया? 2 रुपया। ठीक है, मतलब आपको अगर मेरे शेयर्स का एप्लीकेशन करना है तो आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 रुपया तो मेरे पास आ गया। अब ये 2 रुपए के बाद मान लो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको वापस से 2 रुपया देना है। कितना देना है? 2 रुपया देना है। तो मतलब आपने 10 में से कितना रुपया दे दिया? अब तक 4 रुपया। मतलब कंपनी अभी भी 6 रुपया आपसे मांगती है। कंपनी अभी भी कितना मांगती है आपसे? 6 रुपया मांगती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने फर्स्ट कॉल किया 2 रुपया। कितना किया? फर्स्ट कॉल किया 2 रुपया। मतलब मेरे पास कितना आ गया? 6 रुपया आ गया। अभी भी मेरे पास जो 4 रुपया बचा है दैट इज अनकॉल्ड, मतलब मैं उसको कभी भी कॉल कर सकता हूं। मैंने आपको शेयर्स तो 10 रुपए के दे दिए। मैंने आपको क्या किया? मैंने शेयर्स तो आपको 10 रुपए के दे दिए, पर वो 10 रुपए के बदले आपने मेरे को अब तक कितना दिया हुआ है? सिर्फ 6 रुपए दिया है। तो कंपनी के पास अभी भी राइट्स है, वो आपसे 4 रुपया वसूल कर सकती है। समझा ये चीज? ठीक है, कॉल्ड, अनकॉल्ड। कॉल किया मतलब कंपनी ने आपको फोन किया, कंपनी ने आपको फोन किया और बोला आपने जो 10 रुपए के शेयर्स लिए थे ना, उसके ऊपर जो बैलेंस अमाउंट है ना उसमें से कुछ पैसा और दो हमें। कंपनी ने क्या किया? कॉल करके वो कुछ पैसा मांगा है, और जो कुछ पैसा नहीं मांगा दैट इज अनकॉल्ड। जो कुछ पैसा नहीं मांगा दैट इज अनकॉल्ड। समझा? अब कॉल होने के बाद दो चीजें हो सकती है। कंपनी ने आपको कॉल किया कि आपको पैसा भरना है, कंपनी ने आपको कॉल किया और बोला आपको पैसा भरना। अभी दो चीजें हो सकती है, शेयर होल्डर वो पैसा भरेगा या फिर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं भरेगा। शेयर होल्डर वो पैसा भरेगा या फिर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं भरेगा। जिसने भर दिया वो पेड हो गया, जिसने पैसा भर दिया उसको क्या बोलते हैं? पेड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। और जिसने पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा नहीं दिया उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अब अगर आपको ब्रॉड वे में वापस से याद रखना है तो पहले, सबसे पहले क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मतलब क्या है? आप इतने अमाउंट तक के शेयर्स पब्लिक को या फिर डायरेक्टर्स को या फिर प्रमोटर्स को या फिर रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स को आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, ऑफर कर सकते हो। अब उसमें से जो ऑफर कर सकते हो उसमें से मैंने कितना किया दैट इज एन इशूड, दैट इज एन इशूड। कितना किया? अब जितना किया उसमें से कितने लोग ने उसको एक्सेप्ट किया और जितने लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उसको मैं बोलता हूं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जितने लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको मैं क्या बोलता हूं? अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जो सब्सक्राइब्ड वाले थे उसमें से मान लो मैंने किसी को फोन करके कॉल करके पैसा मंगाया, उनका जो बैलेंस अमाउंट था वो मैंने मंगाया, तो जिनसे मैंने मंगाया दैट इज एन कॉल्ड, दैट इज एन कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब क्या? कॉल करके मंगाया दैट इज एन कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा नहीं मंगाया दैट इज एन अनकॉल्ड अप, या फिर उसको मैं रिजर्व में भी बोलता हूं। रिजर्व सबसे लास्ट में आता है, वो रिजर्व में बचा के रखता हूं, इन केस ऑफ इमरजेंसीज मैं सीधा मंगा लूंगा। ठीक है, अब वो जो कॉल करने के बाद जिन्होंने पैसा दिया दैट इज एन पेड अप कैपिटल, जिन्होंने पैसा दिया दैट इज एन पेड अप कैपिटल, और जिन्होंने पैसा नहीं दिया दैट आर इन कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज एन कॉल्स इन अरियर्स। ये चीज समझा? अब नाउ विथ न्यूमेरिक मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, विथ न्यूमेरिक अपन आराम से समझे। सबसे पहले अपना क्या था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो अपन बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज
10 ईच ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 1 लाख रुपीज। तो ये मेरा क्या है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अभी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद में इसका फर्दर ब्रेकअप होता है। इसका क्या होता है, इसका फर्दर ब्रेकअप होता है किसमें, इश्यूड शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मैंने इश्यू किया क्या, मैं बोलूंगा मैं 8000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 8000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये कितना हो गया 80,000। अब ये 80,000 क्या है मेरा इश्यूड शेयर कैपिटल है, मेरा क्या है ये इश्यूड शेयर कैपिटल। तो अनइश्यूड कितना हो गया 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये कितना हो गया 20,000। अगर मैं इसका और इसका टोटल लूंगा समझा, ठीक है। अब 20,000 को भूल जाओ, अब जो 20,000 है उसको भूल जाओ, अभी फोकस करो सिर्फ 80,000 पे। अब 80,000 का टोटल से लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, पहले 1 लाख को ब्रेक किया 2 में, दोनों को टोटल करेंगे तो 1 लाख रुपया बन गया। अब वो जो 20,000 है उसको भूल जाओ, अब 20,000 को भूल जाओ। अब 80,000 को मैं फर्दर ब्रेकअप करूंगा, अभी 80,000 को क्या करूंगा मैं फर्दर ब्रेकअप करूंगा। अब फर्दर ब्रेकअप मैं कैसे करता हूं, ठीक है। अब ये कौन सा वाला लो, ये वाला लेते, ठीक है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मान लो 8,000 शेयर्स थे, कितने थे 8,000 शेयर्स थे, और मैंने बोला मैं एक पब्लिक को एक ही शेयर्स दूंगा, ठीक है। एक पब्लिक को मैं कितना दूंगा, एक ही शेयर्स दूंगा। तो मैं ऐसा शेयर्स लेके गया, ठीक है, मैं लेके गया और मैंने बोला पब्लिक किस किस को लेना है। तो मान लो वो जो 8,000 शेयर्स थे, 8,000 शेयर्स थे, उसमें से सिर्फ 7,000 शेयर्स गए। कितने गए सिर्फ 7,000 शेयर्स। तो इंटू 10 कितना हो गया ये 70,000। तो अनसब्सक्राइब कितने हो गए, ये हो गया 10,000। अब ये दोनों का आप टोटल लोगे तो कितना हो गया 80,000 हो गया। 80,000 हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ 7,000 पब्लिक ने मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, 1,000 पब्लिक ने बोला मेरे को शेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अपन बोल रहे कि एक बंदे को एक ही शेयर्स दूंगा, जो पॉसिबल नहीं है, एक बंदा कितने भी शेयर्स एप्लीकेशन कर सकता है। पर अपन यहां पे सिर्फ बोल रहे कि 7,000 शेयर्स ही अप्लाई, 7,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, ठीक है। अब ये जो 7,000 शेयर्स है ना, इसको मैं अभी फर्दर ब्रेकअप करूंगा। अब इसको मैं फर्दर ब्रेकअप करूंगा। अब 10,000 को तुम भूल जाओ, अभी मैं इसको फर्दर ब्रेकअप कर दो, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर ब्रेकअप करता हूं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व। मान लो 10 रुपए का था, एक शेयर कितने का था 10 रुपए का था, ठीक है। एक शेयर कितने का था 10 रुपए का था, एक शेयर कितने का था 10 रुपए का था। तो मान लो 10 रुपए में से मैंने सिर्फ 5 रुपया मंगाया, 5 रुपया मैंने मंगाया, 4 रुपया मैंने अनकॉल्ड रखा और 1 रुपया मैंने रिजर्व में डाल के रखा है। रिजर्व में मतलब अगर मेरे को जब जरूरत रहेगी तभी मैं मांगूंगा, ठीक है। मतलब एकदम इंपॉर्टेंस रहा, एकदम जब जरूरत रहा तभी मैं मांगूंगा ना, वरना 1 रुपया नहीं मांगूंगा, ये रिजर्व में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस नॉट कंपलसरी। बाकी का 4 रुपया मैं कभी भी मांगा सकता हूं। 5 रुपया अभी मंगा रहा हूं, 5 रुपया 5 रुपया अभी मंगा रहा हूं, 4 रुपया बाद में मंगाऊंगा, 1 रुपया जब एकदम एकदम इमरजेंसी रहेगा, एट द टाइम ऑफ क्लोजर कंपनी के टाइम पे, तभी मैं मंगाऊंगा, ठीक है। अब ये 5 रुपया तो मैंने मंगा लिया। अब ये 5 रुपया मैं कितने लोगों से मंगाऊंगा 7,000 लोगों से। तो कितना हो गया 35,000। 4 रुपया मैंने अब तक नहीं मंगाया, कितने लोग से नहीं मंगाया 7,000 लोगों से, 7 4 28। और 1,000 कितने लोगों से नहीं मंगाया, वापस से मैंने 7,000 से नहीं मंगाया, ये कितना हो गया 7,000। अब इसको अगर आप टोटल लोगे 35
प्लस 28 प्लस 7, तो ये तीनों का आपका टोटल जो बनेगा दैट इज 70,000, जिसका कनेक्शन अगर आप देखोगे तो ये देखो 70 का ब्रेकअप दे दिया, ठीक है। मैंने पहले चालू किया था 1 लाख से, 1 लाख का ब्रेकअप किस में दिया, 80 और 20 में। 80 क्या था, 80 क्या था याद करो, देखो क्या था, इशूड। 80 क्या था, इशूड। 20 क्या था, अनइशूड। तो जो अनइशूड है उसको भूल गया, अब 80 पे मैंने फोकस किया। अभी 80 में लेके गया, मार्केट में खड़ा रहा, ठीक है। 80 में से सब्सक्राइब कितने हो गए, 70 हो गए। अनसब्सक्राइब कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 को वापस से भूल गया मैं। अब जो 70 सब्सक्राइब हुए थे, 70 में से मैंने 70,000 में से 35,000 मैंने मंगाया है, आया नहीं है। मैंने क्या किया, मंगाया है। अब तक मैंने क्या किया है, मंगाया है। आएगा कि नहीं वो इसके नीचे बाद में पता चलेगा। कितना नहीं मंगाया है, 4 रुपया नहीं मंगा, और 1 रुपया मैंने क्या करके रखा है, रिजर्व में रख के रखा हुआ है। अब जो 5 रुपया मैंने जो मंगाया था, मतलब जो 35,000 मंगाया था, अब ये 35 में से हो सकता है कुछ लोग पैसा देंगे, कुछ लोग पैसा नहीं देंगे। अब उसको 35 को मेरे को फर्दर ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब ये जो 35 है उसको मेरे को फर्दर ब्रेकअप करना पड़ेगा। फर्दर कैसे ब्रेकअप करूंगा, जैसे मान लो जो 5 रुपया था वो सिर्फ कितने लोगों ने दिया पता है, 5,000 लोगों ने दिया। कितने लोगों ने दिया, सिर्फ 5,000 लोगों ने। तो कितना हो गया, 25,000 हो गया। और 5 रुपए कितने लोगों ने नहीं दिया, 2,000 लोगों ने नहीं दिया, तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। अगर आप देखोगे ये 10 और ये कितना हो गया, ये टोटल मिला के देखोगे तो 35,000 हो गया, जो यहां पे लिंक बैठता है, हो गया। अब ये जो 5 रुपया जो 5,000 लोगों ने दे दिया है, 5,000 लोगों ने दे दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल हुआ और पे हो गया, तो दैट इज एन पेड अप शेयर कैपिटल। 2,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 2,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, कितना, 5 रुपया, कितना है, 5,000, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन अरियर्स। समझा, ब्रेकअप समझा पूरा। एक को 80 20, 80 को किसमें, 70 और 10, 70 को 35 25 और 7, 35 28 और 7, 25 ने 28 और 7। फिर वापस से 35 को मैंने ब्रेकअप किसमें किया, 25 और 10 में, है ना। और ये जो जितना भी मैं तुमको बोला ना, ये सब ऑथोराइज्ड, इश्यूड, अनइश्यूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सबका आपको डिस्क्लोजर है ना बैलेंस शीट में देना पड़ता है। ये सबका आपको डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में अगर आप जाओगे और बैलेंस शीट देखोगे, जहां पे आपको शेयर कैपिटल का बाइफिकेशन रहेगा, ये जो इतना सारा मैंने जो आपको सिखाया ना, इसका आपको बाइफिकेशन देना पड़ता है कि ऑथोराइज कितना था, ऑथोराइज में से इश्यूड कितना हुआ, इश्यूड में से कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप में से पेड अप कितना था, ये आपको दिखाना पड़ता है आपके शेयर होल्डर्स को, तब जाके तो पता चलेगा ना। जब आप ईपीएस कैलकुलेट करते हो, अर्निंग पर शेयर, तो जो वेन्स आता है वो वेन्स इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि भाई किसने लोग ने कितना कितना पैसा दिया और कब कब पैसा दिया है। सबको थोड़ी तुम पार पे लेके जाते, मतलब जिसने, अगर मान लो जिसने 5 रुपया दे दिया है और जिसने 5 रुपया नहीं दिया भाई, वो दोनों को तुम थोड़ी पार पे लेके जाओगे। तो जिसने 5 रुपया दिया वो पागल थोड़ी था, और जिसने 5 रुपया नहीं दिया मतलब वो तो शाना निकला फिर, अगर तुम दोनों को पार पे रख रहे हो तो जिसने पैसा दे दिया उसको कहां पे ना कहां पे तो उसका जो वेटेज है वो तो ज्यादा रहेगा ना, और जिसने 5 रुपया नहीं दिया उसका तो वेटेज कम रहेगा ना एज कंपेयर टू जिसने दे दिया। समझा तुमको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज से तुम लोगों को पता चला। ये तुमने क्या किया, सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है। तुमने किसका क्लासिफिकेशन किया है, शेयर कैपिटल का तुमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अभी अब शेयर्स को इश्यू कैसे करना है वो तो अभी आगे जाके चैप्टर्स में पता चलेगा। आगे जो चैप्टर्स में मैं जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा, पता है यही तो सिर्फ तुमने अब तक जो कितना है, ऑलमोस्ट जो मैंने तुमको जो अभी जो 38 मिनट का जो ज्ञान दिया हुआ है, 38 मिनट 40 मिनट का जो मैंने ज्ञान दिया वो सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे दिया है। इसके आगे अब पता चलेगा वो जो इश्यूड कैपिटल था ना, इश्यूड ये वाला ये कितने वेज में करूंगा, आईपीओ में करूंगा, एफपीओ में करूंगा, अगर मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना है तो उनको बोनस शेयर्स दूंगा, राइट इश्यू दूंगा, अगर मेरे एम्प्लॉयज को देना है तो स्वेट इक्विटी के थ्रू दूंगा, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू दूंगा, किसके थ्रू दूंगा, आइदर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स करूंगा। तो ये सब आगे जाके चैप्टर्स में पता चलेगा, ये पूरा चैप्टर इस पे रिवॉल्व करेगा। सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अब क्लासिफिकेशन के बाद जो इश्यूड शेयर कैपिटल है ना उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। इसमें पढ़ोगे, इन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब इसके आगे जो अपन पढ़ने वाले, इसके आगे जो पढ़ने वाले दैट इज एन मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज एन मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको आगे जाके
काम आने वाला है किधर ना किधर। ये तुमको लगेगा कि ये तुमने कभी पढ़ा था, ये क्यों पढ़ा था, तुमको कब याद आएगा तब मैं बता देता हूँ कि जब तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स करोगे तो ये तुमको सब याद आएगा। ये सब मैंने जितना भी अभी ज्ञान दिया वो सब तुमको वहाँ पे याद आने वाला है, ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद जो अपन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, मतलब ये जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है जो अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पर्टेनिंग टू मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके, तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।